वो साल था 2001। हिसार हरियाणा, बरवाला नाम का एक गांव, जहां इलाके के एक्स एमएलए रेरूराम पुनिया की कोठी थी। घर इतना आलीशान था कि रेरूराम जी की गाड़ी घर की दूसरी मंजिल तक जाती थी, वो भी सीधा बेडरूम के अंदर। पूरे हरियाणा में इस घर के चर्चे थे और लोग दूर दूर से इस घर को देखने आया करते थे। अब इस कहानी में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं बता दूं कि जब मैं इस घटना पर रिसर्च कर रहा था, पता नहीं कैसे इस घटना की असल तस्वीरें मेरे सामने आ गई। 2-3 दिन तक मुझसे खाना भी नहीं खाया गया। मेरा मन ही नहीं किया खाना खाने का। सर पकड़ लिया था मैंने और आंसू आते ही रह गए। पहले तो मुझे शायद ये स्टोरी फेक लगी, पर नहीं, काश ये फेक होती। लेकिन इस स्टोरी ने दिमाग घुमा दिया। अगर इस केस में डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो 200-400 पन्नों की एक पीडीएफ फाइल है, जाकर इसे पढ़ लेना। दिमाग के फ्यूज उड़ जाएंगे, इतनी खतरनाक कहानी है। 23 अगस्त सन 2001, उस दिन रेणुराम की बेटी प्रियंका का बर्थडे था। हिसार के उस घर में, उस कोठी में फुल रौनके शौनके। प्रियंका के बर्थडे की तैयारी फुल जोरों शोरों से होती है। रेणुराम पुनिया रईस आदमी थे, विधायक रह चुके थे, शानो शौकत और पूरा दबदबा। तो पार्टी का जो खाना वाना घर पर ही बनता है, म्यूजिक का इंतजाम होता है, केक मंगवाया जाता है। वो म्यूजिक सिस्टम फुल आवाज पर चलता है। उस पार्टी में रेणुराम जी की पूरी फैमिली के लोग मौजूद थे। और बाहर से किसी को नहीं बुलाया गया था, सिर्फ फैमिली और फैमिली वाले थे। रेणुराम पुनिया, उसकी सेकंड वाइफ, बेटा सुनील, सुनील की वाइफ शकुंतला, उनके 3 बच्चे, खुद प्रियंका और प्रियंका की बहन सोनिया। कुल मिला के 9 लोग उस घर में मौजूद थे। तो घर के फर्स्ट फ्लोर पर नाच गाना चल रहा था, म्यूजिक बज रहा था, सब लोग खुश हो रहे, झूम रहे हैं। इसी बीच खाना खाने के बाद रात के करीब 10 बजते हैं, तो सभी लोग सोने के लिए अपने रूम में चले गए। लेकिन म्यूजिक बंद नहीं हुआ। म्यूजिक सारी रात फुल वॉल्यूम पर बजता रहा और सुबह होने से पहले म्यूजिक भी अपने आप बंद हो गया। फिर सुबह होती है। देखिए, सुबह का वहाँ का रूटीन था, जो काम करने वाली होती हैं और नौकर, ड्राइवर, उनका आना जाना शुरू हो जाता है। तो घर का दरवाज़ा खुला था। जब वो अंदर गए तो अंदर का मंजर कुछ इस तरीके था, इतना खौफनाक। पूरा फर्स्ट और सेकंड फ्लोर खून से सना हुआ था और ब्लड ही ब्लड चिपका हुआ था दीवारों पर, फर्श पर। हर किसी के सर से खून बहकर जमीन के रास्ते, दीवार पे, फर्श पे, बेड पे, कोई जगह नहीं थी जहाँ पे ब्लड ना हो। पहला विटनेस जो उस घर में घुसा, वो अंदर घर से चीखता हुआ बाहर आया। उसके बाद पूरा गांव इकट्ठा हो गया। पुलिस को खबर दी जाती है। रेणुराम पुनिया की पूरी फैमिली को किसी ने मौत के घाट उतार दिया, वह भी बहुत बेरहमी से। पूर्व विधायक थे, इलाके में उनका असर था, पूरा दबदबा था। थोड़ी ही देर में पूरे जिले के आला अफसर भागे भागे रेणुराम पुनिया जी के घर पहुंचे। जिस पुलिस अफसर ने कभी अंदर जाने की गलती की, वो कांपता हुआ बाहर निकला। ऐसा दृश्य देखने के लिए कोई भी पुलिस वाला तैयार नहीं था, क्योंकि ना तो ऐसा कुछ 2001 में कभी किसी ने देखा था। ये पहली बार था। जो अंदर गया उसकी रूह कांप गई। पुलिस ने लाशों को गिनना शुरू किया तो वो देखते हैं करीब 9 लोगों की लाशें वहां पड़ी है। पुलिस ने यही सोचा कि बड़े नेता हैं, बहुत सी दुश्मनियां होती हैं, या किसी बड़ी गैंग ने चोरी के इरादे से इस घर के सदस्य को मार डाला। एम्बुलेंस भी तब आ चुकी थी। फिर सारी लाशें उठाने का काम शुरू किया। तब सभी लाशें धीरे धीरे उठाकर एम्बुलेंस में ज्यादा जा रहा है। अब बारी रेणुराम जी की छोटी बेटी सोनिया की आई। सोनिया को पुलिस ने उठाना शुरू किया तो अचानक उन्हें लगा कि सोनिया की सांस चल रही है, उसकी बॉडी भी गर्म थी, नब्ज भी चल रही है। तो फौरन उसे हॉस्पिटल लेके भागा जाता है। तो पुलिस वालों की कोशिश रहती है इसे जल्द से जल्द बचा लिया जाए। उनके मन में था, चलो रेणुराम जी का कोई एक जना तो बचा। हॉस्पिटल में उसका इलाज शुरू हुआ।
जख्म उस पर भी बहुत गहरे थे। उधर डेड बॉडीज की हॉस्पिटल में पहुंच गई। पुलिस अब अंदाजा लगाने में लगी हुई थी कि ये कौन कर सकता है, इतना बड़ा कांड आखिर किया किसने। इसके बाद जांच शुरू हुई। वहां से केक और रात का खाना, बर्थडे पार्टी, नौकरों से पूछताछ, सब कुछ होता है। सब बताते हैं कि रात को बहुत ही खुशगवार माहौल था। जब सारे काम करने वाले घर से वापस गए तो उन्होंने देखा कि सारा माहौल खुशगवार है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे से हंस रहे हैं, खेल कर बात कर रहे हैं। प्रियंका मैडम का बर्थडे था। फिर पुलिस दुश्मनों की लिस्ट निकालती है। कहीं पॉलिटिकल दुश्मन तो नहीं, कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी या फैक्ट्री या बिजनेस से रिलेटेड। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। उधर सोनिया हॉस्पिटल में है। कोई पूछताछ नहीं क्योंकि वे अभी भी बेहोश थी। फिर अगले दिन 25 अगस्त को पुलिस की पूरी टीम और फॉरेंसिक यूनिट उस घर में पहुंचती है। उधर हॉस्पिटल में सोनिया अब थोड़ा बहुत होश में आती है। तो पुलिस उससे पूछने की कोशिश करती है आखिर हुआ क्या था उस रात। सोनिया ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे किसी ने सर पर जोर से मारा और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मैंने कुछ नहीं देखा। ये भी नहीं पता कितने लोग थे और ये सब क्यों किया। पुलिस ने सोचा जब बाद में ठीक हो जाएगी तब ढंग से बात करेंगे। उधर पुलिस और फॉरेंसिक की टीम रेलूराम पुनिया जी के घर पर थी। इन्वेस्टिगेशन चालू थी। हर एक चीज, एक एक डिटेल को छानबीन कर रही थी। एक एक दस्तावेज को चेक किया जाता है। और फिर इसी दौरान पुलिस को एक डायरी में से एक लेटर मिलता है। जैसे ही पुलिस वाले लेटर पढ़ते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर के नौकरों ने बताया कि ये डायरी सोनिया मैडम की है। उसके बाद वो डायरी और वो लेटर पुलिस अपनी जेब में डाल के सीधा हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अब क्योंकि 24 घंटे बीत चुके हैं और सोनिया भी ठीक ठाक बात करना चालू कर चुकी थी। पुलिस ने सोनिया से सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या ये डायरी तुम्हारी है? सोनिया बोलती है कि हाँ, ये डायरी मेरी है। इस डायरी में नॉर्मल चीजें लिखी हुई हैं। फिर पुलिस ने सोनिया से पूछा, क्या ये हैंड राइटिंग भी तुम्हारी है? वो बोली हाँ, ये राइटिंग भी मेरी है। उसके बाद पुलिस ने उस लेटर को उठाकर सोनिया के सामने कर दिया। इसका मतलब ये है कि लेटर भी तुमने ही लिखा है। अब सोनिया की हवा टाइट हो गई। उस डायरी में जो लेटर लिखा हुआ था वो लेटर सोनिया ने संजीव को लिखा हुआ था। संजीव सोनिया का पति। अपने ही पति को एक लेटर में वो ये लिखा। इसको आप ध्यान से सुनना। सोनिया ने क्या बोला? सोनिया ने ये बोला, मैं अपने घर वालों से इतनी नफरत करती हूँ, अब मैं इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी और इन सबको मार दूंगी। तुम साथ दो या ना दो, ये मैं अकेले करूंगी। अब जब पुलिस ने ये लेटर पढ़ा तो उन्हें लगा भाई कातिल तो घर का ही है। हम पागलों की तरह बाहर झक मार रहे थे। पुलिस इस दौरान सोनिया से पूछती रही लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। फिर सोनिया के पति संजीव को ढूंढा गया। वो दिल्ली में था, पता नहीं छिपकर बैठा हुआ था। पुलिस ने उससे दबोच लिया और फिर उसकी ऐसी रेल बनाई कि संजीव ने सारी कहानी उगल दी। फिर सोनिया संजीव का आमना सामना करवाया गया तो सोनिया टूट गई। उसके बाद जो दोनों ने कहानी सुनाई, 23 अगस्त की रात की आखिर हुआ क्या था, उस रात की वो मिस्ट्री जब धीरे धीरे पुलिस वालों को समझ में आने लगी। पहले तो आप अपना दिमाग इसके लिए तैयार कर लें, क्या पता शायद आप भी अपने सर को पकड़ लें। क्योंकि अगर एक बार आपने सुन लिया तो आप चाहकर भी इस कहानी को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाओगे। और अगर खाना नहीं खाया आपने तो खाना पहले ही खा लें, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद आपका शायद खाना खाने का भी मन ना करे। खैर, आज की वीडियो लंबी होने वाली है और मैं पूरी कोशिश करूंगा इसमें ज़्यादा एडिटिंग, साउंड इफेक्ट्स
और विज़ुअल ना लगाने की, ताकि आपका पूरा फ़ोकस इस कहानी को समझने में लगे। चाहो तो आप अपनी आँखें बंद करके भी इस स्टोरी को सुन सकते हैं। मेरा स्टोरी सुनाने का तरीका कुछ इस तरह होगा कि सारे विजुअल्स आपके दिमाग में खुद ब खुद बनने लगेंगे। अपने आप के दिमाग में तस्वीर बनती जाएगी। तो खुद को आज की मिस्टीरियस स्टोरी के लिए रेडी कर लो। कहानी उस ज़माने की है जिस वक़्त शायद आप में से कुछ लोग का जन्म भी नहीं हुआ होगा। आज से लगभग 25 साल पुरानी कहानी है रेणुराम पुनिया जी की। 1996 में हरियाणा में एमएलए रह चुके थे और हरियाणा के हिसार इलाके के कई हिस्सों में उनका नाम मशहूर था और हरियाणा के रईसों में उनकी गिनती शुरू होती थी। हालांकि रेणुराम पुनिया मिडिल क्लास फैमिली से थे। शुरुआती दिनों में रेणुराम एक ट्रक क्लीनर के तौर पर काम किया करते थे। फिर काले तेल के धंधे में ऐसी छलांग मारी, देखते ही देखते नोटों की गड्डियां जमा होने लगी। करोड़ों रुपया कमाए। हिसार में बड़ी बड़ी जमीनें, हरियाणा के अलग दूसरे शहरों में फैक्ट्रियां, दिल्ली में मकान, दुकानें, फरीदाबाद में भी इनकी बहुत सारी जमीनें थी। मतलब करोड़ों की संपत्ति। और हिसार के जिस घर में, जिस कोठी में ये वारदात हुई, वे घर ही ऐसा था कि लोग दूर दूर से देखने आते थे और देखते ही रह जाते थे। क्योंकि उस जमाने में ये हिसार तो क्या, पूरे हरियाणा में इकलौता ऐसा घर था जिसकी दूसरी मंजिल के बेडरूम तक सीधा कार जाती थी। इसके अलावा पूरा हरियाणा में उस वक्त ऐसी कोई कोठी नहीं थी जिसमें जो वो है गाड़ी सीधे बेड तक जाती हो। शौक की कोई कीमत नहीं होती, ऊपर से जाट। देखिए, रेणुराम जी की शादियां जो हुई थी वो दो शादी हुई थी। पहली शादी ओमी देवी से, जिनसे उनका एक बेटा हुआ सुनील, और दूसरी शादी कृष्णा देवी से, जिनसे दो बेटियां हुई, प्रियंका और सबसे छोटी बेटी सोनिया। जो उनका बेटा सुनील था उसकी शादी शकुंतला से हुई। आगे उनके तीन छोटे छोटे मासूम बच्चे थे। 4 साल का लोकेश, 2 साल की शिवानी, कुछ 30 से 40 दिन की नन्ही प्रीति हुई। एक खुशहाल संपन्न परिवार, ऊपर से सब कुछ परफेक्ट। लेकिन अंदर अंदर किसी के दिमाग में क्या चल रहा है ये किसी को मालूम नहीं है। रेणुराम जी की बेटी प्रियंका का बर्थडे पड़ता है 24 अगस्त को। तो हर साल 24 अगस्त के दिन पार्टी होती थी। लेकिन इस बार पहले 23 अगस्त को उसका बर्थडे मनाने का फैसला लिया गया। और ये फैसला रेणुराम जी की सबसे छोटी बेटी सोनिया ने लिया। क्योंकि 24 अगस्त को से कोई काम था। देखिए, सोनिया दिल्ली में अपने पति संजीव के साथ रहती थी। 21 और 22 अगस्त के दौरान सोनिया अपने पति के साथ टाटा सुमो में बैठकर हिसार पहुंची। अब संजीव ने सोनिया से कहा, अब यहाँ आ गए हैं तो तुम्हारी बहन को भी साथ ले चलते हैं। फिर सोनिया अपनी बहन को लेने विद्या देवी जिंदल स्कूल चले जाती। अब तीनों जब अपनी टाटा सुमो से घर पहुंचे तो सोनिया घर वालों से बात करती है कि हम प्रियंका का बर्थडे 23 अगस्त को ही मनाएंगे, 24 को मुझे कुछ काम है। घर वालों ने कहा, चलो कोई बात नहीं, 23 को मना लेते हैं। तो घर में खाना वाना बनता है, म्यूजिक का इंतजाम किया जाता है, म्यूजिक फुल वॉल्यूम में बजता है। फिर केक मंगवाया जाता है। और उस दिन घर में परिवार के सारे लोग मौजूद थे। टोटल 9 लोग थे। रेलूराम पुनिया जी, उनकी वाइफ, उनका बेटा सुनील, बहू शकुंतला, तीनों बच्चे, 4 साल का लोकेश, 2 साल की शिवानी और एक 1.5 महीने की नन्ही प्रीति। फिर खुद प्रियंका, सोनिया और उसका हस्बैंड संजीव। तो कुल 10 लोग थे घर के अंदर। तो घर में सभी नौकरों को पता था कि सोनिया आई है, लेकिन सोनिया के पति संजीव का नहीं पता था कि संजीव भी आया हुआ है। क्योंकि रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो गई थी तो वो पिछली सीट पर लेटकर सो गया। तो कुल मिलाकर 23 अगस्त की उस रात को कुल 10 लोग मौजूद थे वहां पे। अब सूरज ढल चुका था और अंधेरे में अपने पैर जमा लिए बर्थडे पार्टी अपने शबाब
पे जश्न एंड म्यूजिक बजता रहा। सब खुश थे क्योंकि बहुत ही लंबे वक्त के बाद पूरी फैमिली इकट्ठा हुई। म्यूजिक पर सब झूम रहे थे तो कुछ लोग खाना खाना खाने में बिजी थे। रेणुराम पुनियाची को सोने से पहले खीर खाना बहुत अच्छा लगता था और वो हर रोज की तरह इस रात भी खीर बनती है। इसी बीच खाना खाने के बाद रात के करीब 10-11 बजते हैं तो आज सोनिया किचन में जाकर सबके लिए खीर बनाती है, लेकिन वो उस खीर में धीरे से नींद की दवा मिला देती है। सोनिया के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था? बेहोशी की दवा मिलाने के बाद वे सबको खीर बांटती है, यहाँ तक कि वे एक डेढ़ साल की जो एक डेढ़ महीने की जो नन्ही बच्ची थी, उसकी प्यारी भतीजी, उसको भी वे छुपते छुपाते खीर खिला देती है। खीर खाने के बाद अब धीरे धीरे सबको नींद आने लगती है। म्यूजिक चल रहा था, सब लोग नाच रहे थे। फिर एक एक करके सभी अपने रूम में जाने लगे क्योंकि जो सोनिया ने दवाई मिलाई उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे करके पूरा घर बेहोश हो जाता है, सिर्फ दो लोगों को छोड़ के, एक सोनिया और दूसरा उसका पति संजीव। सोनिया थोड़ा देर इंतजार करती है क्योंकि अभी भी कुछ लोग जाग रहे थे। टटोलती है। सोनिया फैमिली के 2 फ्लोर पर थे। कुछ लोग फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे और कुछ लोग उसके ऊपर सेकंड फ्लोर पर रहते थे, और कुछ लोग फर्स्ट फ्लोर पे अभी अभी अपनी बाकी बची हुई खीर खा रहे थे। एक खीर खाने के करीब 20 से 25 मिनट बाद सोनिया और संजीव एक एक करके सभी सदस्यों को जाकर टटोलने लग जाते हैं, चेक करने लगते हैं कि कौन होश में है और कौन नहीं है। उस उनको लगा है शायद सभी बेहोश हो चुके हैं। इसके बाद सोनिया संजीव से कहती है, तुम अपना रिवॉल्वर निकालो और इन सबको गोली मार दो। संजीव ने कहा कि बावली, रिवॉल्वर में सिर्फ 6 गोलियां होती हैं और बंदे 8 हैं, और बाकी बच्चे 2 कैसे मारोगे? गोली की आवाज सुन के अगर कोई जाग गया और गोली से ये पक्का मर जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सब इंजर्ड हो सकते हैं और ये लोग तो ऑलरेडी बेहोश हैं, तो पता कैसे चलेगा कि ये मरे हैं कि नहीं मरे हैं? सोनिया इतना ज्यादा डेस्परेट थी अपने सभी घर वालों को मारने के लिए, तो फिर वे अपने पति पर गुस्सा निकालने लग जाती है, तुम किसी काम के नहीं हो। सोनिया को इतना गुस्सा आया कि वो तुरंत बाहर गई और म्यूजिक की वॉल्यूम की नॉब को घुमाकर फुल वॉल्यूम पर कर दिया। जिसके बाद वो भागकर नीचे गई और फिर सीधा संजीव के पास आई। संजीव सोनिया का ये रूप देख पहले तो डर गया। दरवाजे पर खड़ी थी और उसके हाथ में एक लोहे की रॉड थी। संजीव पहले तो घबरा गया कि ये कहीं मुझे ही ना मार दे। फिर गुस्से से संजीव को बोलती है, ये रिवॉल्वर साइड पर रखो और ये रॉड पकड़ो। अब घर के हर मेंबर को, हर सदस्य के सर पे 2-4 बार जोर जोर से इस रॉड को मारो। सबकी खोपड़ी खोल दो, फोड़ दो सबको। फिर इनके बचने की कोई गुंजाइश नहीं। देखिए, जो ये संजीव था ये जूडो चैंपियन था, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो सोनिया का भाई सुनील था वो कुछ ज्यादा ही हट्टा कट्टा जवान था और लंबा चौड़ा आदमी। वह अकेले इन दोनों से मुकाबला भी कर सकता था। सोनिया को पता था अगर ये देसी खून जाग गया तो जूडो चैंपियनशिप हरी की रह जाएगी। पर वह उस वक्त बेहोश था, तो सोनिया ने संजीव से कहा कि रुको, इसे सबसे लास्ट में मारेंगे, यानी उसके भाई को। अगर वे नहीं मरा, वो बीच में जाग गया तो सारा का सारा प्लान चौपट हो जाएगा। अब वक्त हो चला था 11 सवा 11 के बीच की बात है। सबसे पहले सोनिया अपने पिता के रूम में जाती है। रेणुराम जी अपने रूम में बेहोश पड़े हुए थे। वे संजीव को लोहे की रॉड थमा देती है, फिर अपने पति को कहती है, मारो सर पे। लेकिन संजीव के हाथ पैर कांपने लगे, उसकी हिम्मत नहीं पड़ती। उसने पहले कभी मर्डर नहीं किया था और अब वो अपने ससुर को मारने जा रहा था, तो वो मार नहीं पा रहा था। सोनिया उसको पीछे से उकसा रही थी,
मारो, तुम्हें क्या हुआ है, तुम बुजदिल हो, ये नामर्द हो, तुमसे एक छोटा सा काम नहीं होता, अगर आज हमने इन्हें नहीं मारा तो कल हमें ये मार देंगे। एक बेटी अपनी पिता के खून की प्यासी थी। खैर, सोनिया उसको इतना उकसाती है, फिर लास्ट में संजीव अपना आपा खो देता है। उसने रोड उठाई और रेलूराम पुनिया के सर पर एक के बाद एक 3 से 4 बार पूरा जोर लगाकर वार किया। जब वो ये कर रहा था तो सोनिया अपने पिता के सराहने खड़ी हुई थी और वो खुश हो रही थी। उसने कहा, अभी रुको मत और मारो। फिर रेलूराम जी का सर फट गया और एक पैर बिस्तर से नीचे गिर जाता है, लेकिन अभी भी सोनिया को चैन नहीं मिला। वे अपने पिता की नब्ज टटोलने लग जाती है, खुद अपने ही हाथों से, और फिर उसे यकीन हो जाता है कि ये मर चुका है। फिर वे अपने पति को बधाई देती है। चलो, पहला काम पूरा हुआ। एक बेटी अपने बाप का मर्डर करने के बाद बधाइयाँ दे रही है, वो भी अपने पति को। आई डोंट नो ये मोटिवेशन कहाँ से आया उसको। इसके बाद ये दोनों दूसरे रूम में घुसते हैं, जहाँ सोनिया अपनी सगी माँ को बेहोश पड़ा देखती है। उसने संजीव से कहा, अब इसे भी रोड मारो। संजीव फिर घबरा जाता है, लेकिन वो उसे फिर से उकसाती रही, उसे फिर से गुस्सा दिलाती है। उसके बाद जब तक वो अपनी रोड नहीं मारता, अपनी सास को रोड नहीं मारता, तब तक सोनिया खुद अपनी माँ के मुंह पर तकिया रख के 1 मिनट 2 मिनट तक गला घोटने की कोशिश करती रही। अब उसे ये नहीं पता चल रहा था कि माँ मर चुकी है या जिंदा है। फिर थोड़ी देर बाद, कुछ मिनट के बाद, तकिया हटाती है। फिर संजीव को कहती है, अब तो मार दो। अब वे रोड उठाता है और सोनिया की माँ के सर पर दे मारता है, जिससे खोपड़ी का चूरा बन गया। 2 साल की शिवानी, यानी सोनिया की भतीजी, अपनी दादी के पास सोई हुई थी। सोनिया की खुद की भतीजी गलती से उसके भी रोड लग जाती है, जिससे वो उठकर रोने लगती है। वो रो रही है, लेकिन सोनिया ने उसका हाथ पकड़े और संजीव ने उस रोड से उस नन्ही परी का भी सर कुचल दिया। अब सोनिया फिर से संजीव को बधाई देती है। सोनिया के अब दिल दिल नहीं था, वो पत्थर बन चुका था। सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ था। इसके बाद ये दोनों नरपिशाच बच्चों के कमरे में घुस गए। आज उस रूम में सोनिया की सिस्टर प्रियंका और सोनिया का 4 साल का भतीजा लोकेश सोया हुआ था। सबसे पहले उन्होंने रोड से प्रियंका पर वार किया और फिर 4 साल के लोकेश को। सोचो, उसकी खुद की मौसी उसे एक दिन इतनी बेरहमी से रोड से मार देगी तो रूह कांपने वाली बात है। संजीव मार रहा था और सोनिया बाकायदा खड़ी हुई है, इंश्योर करने के लिए कि ये मरे हैं या नहीं। तो इन सब का मर्डर हो चुका है। अब 3 बचे हैं, उसका भाई सुनील, उसकी भाभी शकुंतला, और अब सोनिया और उसका पति सेकंड फ्लोर पर पहुंचे, क्योंकि अब सबसे मुश्किल काम करना बाकी था। सुनील के कमरे में घुसना। दोनों धीरे धीरे दबे पांव सुनील के कमरे में एंटर किए। उन्होंने देखा सुनील बेहोश पड़ा हुआ था। सोनिया धीरे से चुपके से वहां सो रही 1 डेढ़ महीने की प्रीति को अपनी गोदी में उठाया। देखी, वो नन्ही सी परी अभी 30 से 40 दिन की थी। उसने तो अभी दुनिया भी नहीं देखी थी। खैर, सोनिया ने उसे उठाकर थोड़ा दूर साइड पर रख दिया, ताकि उसके रोने की आवाज न पहुंचे। सुनील हट्टा कट्टा था। उसने कहा, कहीं ये जाग ना जाए, सबसे पहले हम इसके हाथ पैर बांध देते हैं, फिर उसके बाद मारेंगे। धीरे धीरे सुनील के हाथ पैर बांधने में कामयाब हो जाते हैं। फिर सोनिया संजीव को कहती है, सुनील को ज्यादा मारना और जोर जोर से मारना, क्योंकि ये हट्टा कट्टा है, तो इसके बचने की कोई गुंजाइश नहीं बचनी चाहिए। अब दोनों को डर भी लग रहा था कि मारेंगे तो ये जाग ना जाए।
उसे लगा अब जो करना था वो हो गया, पीछे नहीं हटना है। अब हमने अगर किसी को छोड़ा तो हम फंसेंगे। ऐसा करते समय अब दोनों को डर भी लग रहा था कि मारेंगे तो ये जाग ना जाए। देखिए, जो संजीव है, उसका बाद में इंटरव्यू भी हुआ था, जिसमें उसने कहा इतने जनों को मारने के बाद उसका दिमाग काम करना भी बंद कर गया। उसे लगा अब जो करना था हो गया, अब पीछे नहीं हट सकते। अब हमने अगर किसी को छोड़ा तो हम फंसेंगे। ऐसे करते हैं कि हम लोग रिस्क नहीं लेते, और या तो वो हमें मार देंगे या हम उन्हें मार देंगे। ये सोचते हुए वो सुनील के सर पे जोर जोर से वार करने लगा और पागलों की तरह बस मारे जा रहा था। सुनील का सर फट चुका था। उसके बाद उसकी सोनिया ने उस 1.5 महीने की बच्ची को, जिसका नाम प्रीति था, अपनी गोदी में उठाया और उसे उसकी टांगों से पकड़कर झुला झुला कर जोर जोर से दीवार में पटक पटक कर, आगे आप खुद समझदार हैं कि अगर 30 से 40 दिन की बच्ची को पैर पकड़ के दीवार पे मारा जाए तो क्या होगा। वो बच्ची भी मर गई। इसके बाद दोनों सुनील की वाइफ यानी सोनिया अपनी भाभी शकुंतला, जो कि उसी बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी, उस शकुंतला को उसके हस्बैंड सुनील की मौजूदगी में मारा। अब सोनिया अपनी भाभी के सर पर सेम रोड से वार करती है। और फिर संजीव, अब ये था कि उस घर का 8वां और आखिरी कत्ल, इस कत्लेआम को करने में दोनों ने 2 घंटे का वक्त लिया। इन 2 घंटे में पूरा वंश खत्म करने में 11 बजे से ये सिलसिला शुरू हुआ था और करीब रात के 2 बज चुके थे। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल कहानी तो अब शुरू होने वाली है। अभी तो आपको ये भी नहीं पता चला होगा कि सोनिया ने आखिर अपने परिवार के साथ ऐसा क्यों किया। उसकी नफरत का कोई तो कारण होगा, इसकी हम आगे बात करेंगे। खैर, रात के 2 बज चुके थे, म्यूजिक अभी चालू था, जिसके बाद सोनिया ने छत पर चढ़कर पटाखे चलाए। अब ये उसने अपनी खुशी में चलाए, यह प्लान का एक पार्ट था, ताकि दुनिया को लगे कि सभी अभी पार्टी कर रहे हैं, ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन दोनों को अभी भी कोई चैन नहीं मिला, क्योंकि इसके बाद वो बारी बारी से फिर हर लाश के पास जाते हैं, बार बार से उन लाशों को चेक करते हैं, क्योंकि ये भी एक डर था कहीं कोई बेहोशी में कोई चीख ना पड़े। म्यूजिक सिस्टम पूरी साजिश के तहत लाई गई थी। उसका वॉल्यूम बहुत तेज था, ताकि घर के बाहर किसी को चीख तक की आवाज ना सुनाई दे। गाने बजते रहे और उस म्यूजिक की वॉल्यूम के साथ एक एक कर घर के 8 लोगों को उसी घर की बेटी अपनी पति के हाथों मारती जा रही थी। और हर कत्ल के बाद वो अपने पति से हाथ मिलाती, उसे बधाई देती, उसे मुबारकबाद देती और दोनों खुश हो जाते। हालांकि संजीव थोड़ा डरा सहमा हुआ था, लेकिन वो उस वक्त जो सिचुएशन था संजीव के हिसाब से, उसने अपने इंटरव्यू में बताया, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उस वक्त सोनिया अपने आपे में नहीं थी, वो कोई और इंसान बन चुकी थी। उसने अपने घर वालों को लेकर इतनी नफरत थी, उसकी आंखों में बड़ी बड़ी हो चुकी थी, और वे हर रोज लोहे का सर पर पड़ता है तो वो अपनी फैमिली मेंबर्स को ऐसे घूर रही थी जैसे ये फौरन मर जाए, मानो जैसे वो खा जाएगी। संजीव ने कहा कि एक दो बार तो सोनिया की आंखों में देख खुद भी डर गया। ये पता नहीं कैसी औरत है। अब उस घर में 8 लाशें थी और 2 जिंदा लोग, संजीव और सोनिया। फिर उन्हें याद आया, अब दुनिया को क्या बताएंगे कि ये सब कैसे हुआ, किसने किया, पकड़े जाएंगे। तो बचने के लिए सोनिया ने संजीव से कहा कि वे उसको रॉड मारे, पर ऐसा मारे कि इंजर्ड हो जाए, ना कि मर जाए। एक तो प्लानिंग और दूसरी हिम्मत। फिर संजीव ने उसी सेम रोड से जिससे उसने 8 कत्ल किए, वह सोनिया के ऊपर दे मारी। सोनिया इंजर्ड हो गई और नीचे गिर गई, या गिरने का नाटक करने लगी। उसके बाद उसी रात छिपते छिपाते संदीप उस घर से निकल गया।
बिना नौकरों की नज़र में आए। और उधर सोनिया वहां लेटकर मरने की एक्टिंग करने लगी। फिर सुबह होती है, उसके बाद जो हुआ, घर के नौकर, ड्राइवर और बाद में पुलिस भी पहुंचती है। ये सारी स्टोरी आप शुरू में सुन चुके हैं। मेरी और लेटर। संजीव को दिल्ली से पकड़ा गया। फिर सोनिया भी टूट गई और तोते की तरह सब कुछ बोल दिया। लेकिन ये सब स्टोरी एक तरफ, उसने ये सब कुछ किया क्यों? आखिर सवाल ये बड़ा है। पहले इसके बारे में सुनो। इसके बाद कोर्ट रूम में क्या हुआ, अगर आपने ये सुन लिया तो प्रियंक, तो आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा, क्योंकि असली किस्सा तो शुरू होने वाला था। कि सोनिया ताई कमांडो की खिलाड़ी थी और संजीव जुडो चैंपियन। तो वही खेल खेल के दौरान दोनों की मुलाकात हुई, दोनों में प्यार हुआ। फिर उन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन रेणुराम पुनिया और उसकी फैमिली इस शादी से ना खुश थी, क्योंकि हैसियत में संजीव कमतर था। उधर रेणुराम करोड़पति लोग और संजीव का नॉर्मल फैमिली से ताल्लुक। लेकिन फिर भी बेटी की मोहब्बत में आकर रेणुराम का परिवार तैयार हो गया और फिर उन्होंने इस शादी को मान्यता दे दी। उसके बाद सोनिया को एक बेटा भी हुआ। अब 23 अगस्त 2000 को जिस दिन कत्लेआम हुआ था, तब उसका बेटा 1.5 साल का था। उस दिन वे अपने बेटे को अपने साथ नहीं लाई थी। उसकी शादी होने के बाद पहले तो ये था कि उसके मायके वाले उसके पति की ज़्यादा इज्जत नहीं करते। इस शादी के बाद उसको समझ में आया कि प्यार व्यार अपनी जगह है, ज़िंदगी प्यार से नहीं पैसों से चलती है। पेट भी तो भरना होता है, लेकिन बंदे के पास तो पैसा ही नहीं था। खैर, बेचारे रेणु राम जी ने फिर भी अपने दामाद को हैसियत बढ़ाने के लिए बहुत सारी मदद की। वे खुले दिल के आदमी थे, लेकिन सोनिया चाहती थी संजीव नया बिजनेस शुरू करे। उसके लिए उसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। तो सोनिया ने अपने पिता रेणुराम से कहा, आपके पास कई एकड़ ज़मीन है, अगर आप इसमें से कुछ ज़मीन 40-50 एकड़ हमें बेचकर पैसे दे दें, तो हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। रेणुराम जी इस बात के लिए तैयार थे कि चलो बेटी की मदद कर देंगे। लेकिन रेणुराम जी का बेटा सुनील वो अड़ गया। उसने कहा, नहीं नहीं, हम ज़मीन बेच मदद नहीं करेंगे। हाँ, कोई पैसा वगैरह चाहिए तो आप कैश दे दीजिए, आप बाकी चीज़ें वगैरह दे दीजिए, लेकिन बहुत मुश्किल से प्रॉपर्टी बनाई है, ये नहीं बेचेंगे। बात तो सुनील की बिल्कुल सही थी। अब कुछ पैसों के लिए ज़मीनें थोड़ा बेची जाती हैं। हाँ, भाई ने पैसे कितने चाहिए, ज़मीन तो नहीं बेचेंगे। ये बात सुन सोनिया के घर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने अपने भाई सुनील के सर पर रिवॉल्वर तान दी। सोनिया ने संजीव से कहा, ये लोग मुझे प्रॉपर्टी से कोई हिस्सा देने वाले नहीं हैं। खैर, भारत में रहकर बेटी का एक अधिकार है कि वो चाहे तो कभी भी किसी भी वक्त अपना हक मांग सकती है अपने पिता से। लेकिन बहुत सी बेटियां बड़े दिल की भी होती हैं, अगर उसको फैमिली वाले बहुत कुछ देते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। सोनिया को अपने भाई की बात इतनी ज़्यादा बुरी लगी, तो उसने सोचा कि इन सबको मार के प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लूंगी और जितने भी करोड़ों रुपए, जितनी भी ज़मीन, फैक्ट्रियां, दुकानें, ये सब हमारा हो जाएगा। और उसने इसके लिए बाकायदा संजीव को भी तैयार किया। सोनिया संजीव को तो कहते हैं ना कि जुनून भरा इश्क करती थी, और संजीव भी उसे उतना ही प्यार करता था। तो उसने कहा कि चलो अब इस बात को मानने में भलाई है, पता नहीं ये क्या करेंगे, और इसलिए वो तैयार हो गया। फिर एक एक करके जो हुआ, 8 लोगों का कत्ल। फिर संजीव और सोनिया दोनों बाकायदा कैमरे के बाद में भी कैमरे में कन्फेस भी किया। अब हम कहानी के उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां से आपका खून उबलने लगेगा, आपका दिमाग घूम जाएगा। देखिए, अब इस सारी घटना के बाद मामला कोर्ट पहुंचा। सोनिया ने अपने बयान बदल दिए। उसने कहा, नहीं, मुझे फंसाया जा रहा है, कोई मर्डर नहीं किया, कत्ल नहीं किया। उस वक्त जो भी बयान लिखे गए थे कागजों पे, वो मुझसे आखिरी में सिग्नेचर जबरदस्ती करवाए गए। मुझे नहीं पता उस वक्त कागजों में क्या है क्या नहीं है, लेकिन इन सारे सबूत मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज किए गए।
सारे जो सबूत थे, पूरा ग्राउंड जो है सोनिया के खिलाफ था। इसके बाद इस केस की सुनवाई शुरू हुई और लोअर कोर्ट में मामला चलता है, लेकिन ये मामला इतना ज़्यादा होता है कि एक फैमिली के 8 लोगों की उनकी ही बेटी और दामाद ने मिलकर कत्ल कर दिया। तो इसको लेके लोगों में बहुत गुस्सा था, मीडिया पर भी खबरें चल रही थी, प्रेशर भी था पॉलिटिकल, कोर्ट के ऊपर भी दबाव था। कोर्ट में केस चलता रहा, लेकिन 3 साल बाद 31 मई 2004 को जाकर, मतलब करीब 3 साल बाद, सेशन कोर्ट ने सोनिया और संजीव को फांसी की सजा सुनाई। लेकिन इन्होंने चैलेंज किया। उसके बाद 12 अप्रैल 2005 को पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने उस फांसी की सजा को बदलकर उम्र कैद में बदल दिया। तो यहाँ सोनिया और संजीव को राहत मिली। इसके बाद 2007 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बदलकर फांसी की सजा को बरकरार कर दिया। सोनिया और संजीव को तो फांसी मिलनी ही चाहिए। इसके बाद उन्होंने इस फैसले के खिलाफ अपील लगाई, लेकिन उस याचिका को भी रद्द कर दिया गया। तो 1 अगस्त 2007 को हिसार के सेशन जज ने, जिसने पहली बार फांसी की सजा सुनाई थी, उसने बाकायदा इन दोनों को फांसी की तारीख भी फिक्स कर दी और कहा कि इन लोगों को 26 नवंबर 2007 को फांसी दी जाएगी। दोनों अंबाला जेल में बंद थे। अब उनके पास कोई कानूनी रास्ता नहीं बचा था। लेकिन आगे सुनते जाइए तो आप, फांसी की तारीख तय थी, अंबाला जेल को इन्फॉर्म कर दिया गया, लेकिन फिर सोनिया ने अब ये दलील देनी शुरू कर दी, मेरा बच्चा छोटा है, वो तो मेरे बिना रह ही नहीं पाएगा, वो हमारे बिना अनाथ हो जाएगा, हम ही उसके माँ बाप हैं, उनका पालन पोषण करने वाला और कोई नहीं है, मेरे बच्चे का ध्यान कौन रखेगा, इतनी बड़ी सजा, मतलब थोड़ा ही होता है, कोई रहम भी कोई चीज़ होती है। ये कौन बोल रहा है जिसने अपने घर के 8 लोगों को मारा। साथ में इन छोटे छोटे मासूमों को भी मार डाला जो उसके भतीजे थे, और वो अपने बच्चे की आड़ में रहम की भीख मांग रही थी। यही नहीं, उसने ये भी कहा कि अगर हमें फांसी पर चढ़ाना है तो मेरे बेटों को भी साथ में फांसी दे दो। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे फिर से खारिज किया तो उसने इंडिया के प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटिशन याचिका की अपील भेजी। तो प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति हुआ करते थे, लेकिन अप्रैल 2013 में राष्ट्रपति जी ने भी इसकी याचिका खारिज कर दी। देखिए 2000 कारण 2001 में हुआ था और अब 2013 आ गया, लेकिन अभी भी ये फांसी पर नहीं चढ़े। खुद को बचाते आ रहे थे। कानून का क्या लूप होल निकला। उन्होंने 8 कत्ल किए, लेकिन अपनी जिंदगी प्यारी है। लेकिन अब उनके लिए जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, और सिर्फ ये था कि मौत मिलने, और हिंदुस्तान में भी चाहता था कि उनको मौत मिले। लेकिन उसी दौरान संजीव कुछ बांग्लादेशी टेररिस्ट के साथ मिलकर जेल से बाहर भागने की प्लानिंग बनाता है। उन्होंने जेल में सुरंग तैयार कर ली थी। वो तो शुक्र है कि बाद में पकड़े गए। उसके बाद फिर से डिस्कशन शुरू हुई, और अब नई डेट क्या होगी इसका सबको इंतजार था कि अब उन्हें फांसी पर लटकना है। देखिए, अगर उस वक्त सोनिया की फांसी हो जाती तो हिंदुस्तान की ये पहली ऐसी औरत होती जिसे आज़ादी के बाद पहली बार फांसी की सजा होती। तब तक हिंदुस्तान में किसी भी महिला को फांसी की सजा नहीं हुई थी। अब ये बिल्कुल तय हो चुका था कि सोनिया को फांसी होगी, बस तारीख का थोड़ा हेरफेर था, क्योंकि इसके नाम डेथ वारंट साइन हो चुका था, जल्लाद तैयार बैठा था, फांसी का फंदा भी तैयार था, बस एक डेट फिक्स होनी थी। 2013 में कभी भी इनको फांसी हो सकती थी। अब इनकी मौत एकदम नज़दीक थी और तय था उनकी मौत पर कोई रोक नहीं लगा सकता, क्योंकि सारे कानूनी दरवाजे बंद हो चुके थे। आखिरी दरवाजा राष्ट्रपति का था, वो भी बंद हो गया, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों को फांसी नहीं दी जाती। क्या किस्मत है कि 2014 आ गया, लेकिन 8 कत्ल करने वाले भी अभी जिंदा हैं, जिन्होंने 8 कत्ल किए, हालांकि उनको फांसी के फंदे पे पहुंच जाना चाहते हैं। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने एक याचिका दायर कर रखी थी कि जिनकी फांसी की सजा सुनाए हुए 5 या 10 साल हो चुके हैं,
उनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाए। दलील ये दी गई कि इतने लंबे वक्त तक अगर फांसी की सजा पाया हुआ शख्स मौत का इंतजार कर रहा है, तो इसका मतलब तो वो हर दिन मर रहा है, वह हर दिन उस मौत को इंतजार में मर रहा है। तो ये तो उनके साथ कानूनी नाइंसाफी है। अगर आपने फांसी की सजा सुनाई है तो उसे तुरंत दीजिए, इंतजार न करवाएं। जिस इंसान ने ये कहा था कि तुम्हें फांसी होने वाली है, उसे पता है कि वो, हाँ, मुझे फांसी पर चढ़ना ही होगा, तो इंतजार उसे हर दिन मारता है। 21 जनवरी 2014 को ये फैसला आया। उस फैसले में इस दलील को माना गया कि हाँ, जिन्हें फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है, उनको लंबे वक्त तक कोर्ट के आदेश के बावजूद, दया याचिका खारिज होने के बावजूद फांसी पर नहीं चढ़ाया गया, तो उनके साथ नाइंसाफी है। तो ऐसे 15 मामले सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध किए गए। फांसी की सजा को बदलकर उम्र कैद में कर दिया गया। तो ऐसे 15 मामले थे जो 5 साल से ज्यादा पुराने थे और उनको उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। और किस्मत देखिए, इन 15 मामलों में से 2 मामले सोनिया और संजीव के थे। हर तरफ से मौत तय थी, लिखी हुई थी, यकीन था कि होगी ही होगी इनको फांसी, मरना ही था। लेकिन एक याचिका आती है, उधर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और ये फैसला उनके लिए मौत के बदले जिंदगी लेकर आ गया। खैर, कोर्ट ने तो इन दोनों को फांसी की सजा सुना दी थी, लेकिन इस दौरान दया याचिका खेल खेल में 12-13 साल बिना फांसी के बचते रहे। खैर, कोर्ट का फैसला है कि हम कौन होते हैं इसमें बोलने वाले। अब वो दोनों उम्र कोर्ट की सजा काटने वाले हैं। कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती। सन 2018 में संजीव कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर पैरोल पे जेल से बाहर आ जाता है और सुना है वो बाबा बन गया गुजरात जा करके। लेकिन फिर वो मेरठ आता है बाबा बन के प्रवचन करने के लिए। तो मेरठ में 2021 में वो पकड़ा गया। किसी ने वहां उसको पहचान लिया, पुलिस को खबर दी गई कि वो पकड़ा गया। खैर, अभी कुल मिला के बात ये है कि 8 लोगों को मारने वाले ये दोनों संजीव और सोनिया, हस्बैंड वाइफ, आज भी जिंदा हैं। और सुनने में आया है कि उनको जमानत हो गई है, जमानत पे बाहर है। अब बात होती है कि प्रॉपर्टी का क्या होगा। तो प्रॉपर्टी का कुछ ऐसा हुआ कि जो रेलूराम पुनिया जी हैं, प्रॉपर्टी उनकी फैमिली में बांट दी गई है। तो ये हीनियस क्राइम की स्टोरी सुना करके दिल भी भर के आ गया है कि बताइए, एक लड़की जिसने अपने पूरे खानदान को अपने हस्बैंड के साथ मिलके मार डाला, छोटे बच्चे को भी नहीं बख्शा, 30-40 दिन की बच्ची को भी उसने अपने हाथों से मार डाला। तो इंसानियत शायद दुनिया से खत्म होने वाली है। तो इस कहानी में इतना ही। आगे कहानी के लिए मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।